हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से बड़े जबरदस्त तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैं लाया हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके बारे में डीपली डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ मैंने बताया था बड़ा ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और आज की हमारी जो ओवरऑल क्लास है वो 8th क्लास है और टॉपिक हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक। कई बच्चे सोचते हैं कितना लंबा चलेगा, जो भी चलेगा क्यों बहुत अच्छा चलने वाला है, थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि एक एक टॉपिक पे डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए आपको छोटी छोटी क्लास में दिए ताकि आप बोरियत फील ना करो। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। 12th क्लास, आईआईटी, नीट, एनटीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ा ही शानदार होने वाला है आज की जो हमारा सेशन है। बस हमेशा की तरह याद रखना, फोकस रखना और इसके अलावा अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना। यदि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितनी लगन से, कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी घास काट रहे हैं। क्योंकि अकेले मेरी मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, आपको भी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तब ही आपकी अच्छी मार्किंग आएगी। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विध्रुव की, डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं सबसे पहले। इट इज ए सिस्टम ऑफ, it is a system consist of two equal and opposite charges separated by a small distance. हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लैंग्वेज में लिख देता हूं। दो समान तथा विपरीत आवेशों, दो समान तथा विपरीत आवेश जो परस्पर अल्प दूरी 2a पर स्थित हो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये लीजिए डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है। इट इज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। दो चार्जेस जिनकी वैल्यू सेम हो, जिनकी वैल्यू सेम हो, दो चार्जेस ले लेता हूं मैं जिनकी वैल्यू सेम हो, Q एंड Q, बट नेचर अपोजिट हो, मतलब एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का। जब दो चार्ज सेम हो लेकिन उनके नेचर अपोजिट हो, उनके बीच में कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस हो, थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़े दूर दूर हो, और ये थोड़ी सी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 2a। तो इस तरह ये जो सिस्टम बन गया है, ये जो डायग्राम बन गया है, ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बना होता है जिसमें दोनों चार्जेस सेम वैल्यू के होते हैं बट उनके नेचर अपोजिट होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है। तो इस तरह जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, बस हम समझ सकते हैं। यहां से न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, कई बार दोनों चार्जेस सेम होते हैं और दोनों की जो ये पोलरिटी है, ध्रुवता है, वो भी सेम होती है, मतलब दोनों ही या तो प्लस के या दोनों ही माइनस के। और उस न्यूमेरिकल में हमारी बड़ी मिस्टेक ये है कि हम ये सोचते हैं कि ये तो डाइपोल है और हम डाइपोल के फॉर्मूला लगा देते हैं। डाइपोल बनाने के लिए जरूरी है दोनों चार्जेस सेम हो बट उनके नेचर अपोजिट हो। आगे मेरी बात समझ में? चलिए बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि वो भी जरूरी है और यहां से एग्जाम में डेफिनेशन आती है। डाइपोल मोमेंट,
द्विध्रुव आघूर्ण। बाय डेफिनेशन बात करें तो ये होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल and it is the product of either charge of dipole and the distance between two charges of dipole। डाइपोल के किसी एक चार्ज और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। मैं डिफिनेशन हिंदी में भी लिख देता हूं, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। थोड़ा जल्दी लिखते लिखते थोड़ी सी राइटिंग जो है वो बिगड़ जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए करें। अभी तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा बैकग्राउंड के स्टूडियो के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना अभी काम चल रहा है स्टूडियो पे, तो अभी लॉकडाउन की वजह से रुक गया था और अब ये काम जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद चालू होगा। और थोड़ा सा राइटिंग के साथ, और बस इतना ही। इसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी भी चीज के साथ नेगोशिएट करें, क्योंकि मेन चीज है हमारे को जो क्वालिटी और कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो क्वालिटी और कंटेंट आपको मिल रहा है, क्या वो सही है, क्या वो इनफ है आपके लिए, ताकि आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट आसान लगे। मैं नहीं कहूंगा रटना है फिजिक्स को, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स है इंजॉय करते हुए मजे के साथ खेलने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो आपको सबसे बेस्ट मिलने वाली है। बस डिपेंड करता है कि आप उसके बाद मेहनत कितना करते हैं, ठीक है। गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपकी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के किसी एक चार्ज तथा इस डिस्टेंस के, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। डेफिनेशन ये रही, ठीक है। फॉर्मूले की बात करते हैं यहां से, देखिए क्या कह रहा है ये कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, किसी भी एक चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को, गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो एक चार्ज चाहे प्लस क्यू लीजिए चाहे माइनस क्यू लीजिए, मैं प्लस क्यू ले लेता हूं। अब कई बच्चे सोचेंगे प्लस क्यू क्यों, बी पॉजिटिव, प्लस अच्छा लगता है बस इसलिए, आगे माइनस लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना दिखने में, बस इसीलिए, कोई खास वो नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं कि प्लस लीजिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइनस नहीं ले सकते, ले लीजिए, लेकिन बस हर जगह फॉर्मूला आपको प्लस के साथ मिलने वाला है। तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो होगी चार्ज क्यू, ठीक है, और दो डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी है 2a, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2a, तो P से लिखा जाता है डाइपोल मोमेंट को, तो P इक्वल हो जाएगा 2qa। ये आपका P का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करते हैं, तो मैं रफ कर देता हूं, आप पहले से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट किसी भी एक चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, तो फॉर्मूला होगा P इक्वल टू Q इंटू 2a। अब इसकी यूनिट की बात की जाती है, क्योंकि यूनिट भी जरूरी है, एग्जाम में यूनिट ही आती है, पूछा जाता है यूनिट मात्रक, और इसका जो मात्रक है वो होता है कूलाम मीटर, ठीक है। इसके अलावा बात की जाएगी इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन विमाएं, विमाएं निकालने के लिए मैं फिर आपको अपना तरीका बताता हूं। कूलाम को क्या लिखा जा सकता है,
कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से, मूल मात्रकों के हिसाब से एम्पियर सेकेंड लिखा जा सकता है, और मीटर यहां पर पहले से, तो ये मीटर लिख देता हूं। तो अब इसकी यूनिट हो गई है एम्पियर सेकेंड मीटर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए केजी है यहां पर, नहीं है। जब यूनिट में केजी नहीं है तो m0 में, हमेशा बताता हूं कि आसान तरीका, ऐसे बेस्ट कुछ नहीं है, रटना नहीं है, बस फोकस करना है और बस फटाफट चुटकियों में लिख देना है। यहां पर लेंथ है ना, मीटर है यहां पर, तो लेंथ 1, मीटर पे पावर कितनी है 1 है, तो एल पे पावर लगा दी 1। टाइम है यहां पर, देखो यहां पे सेकंड है, सेकंड के ऊपर पावर आ जाएगी 1, और एम्पियर भी है, तो एम्पियर को मैं साथ में लिख देता हूं, ये लीजिए। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0L1T1A1। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। डायरेक्शन, दिशा, देखो डायरेक्शन क्या है इसकी, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना। इसका डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। तो एग्जाम में घुमाया कैसे जाता है, इसका डायरेक्शन बताइए। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। जब माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज है तो इसका डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, क्या अपोजिट है? ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, प्लस से माइनस, ये किधर है माइनस से प्लस, मतलब अपोजिट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात जो मैं यहां से पूछता हूं, क्या यह वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, मेरे को आपके आंसर का इंतजार रहेगा। बहुत सोचा समझा आंसर है, सब कुछ मैंने बोर्ड पे बताया, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। नहीं समझे तो दोबारा गौर कर देखिएगा कि मैंने यहां तक आपको पढ़ाया उसमें क्या पढ़ा है। आगे मेरी बात समझ में। अब तक हम पढ़ रहे थे किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी दो चार्ज आ गए, वो भी जोड़े में, पेयर के साथ, कपल्स में। तो कभी भी दो चार्ज का जो पेयर होता है, ये जो जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, तो अब बात करेंगे उस डेरिवेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो फोकस रखना। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस पे। एक्सिस पे ये लो, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अक्षीय स्थिति पे। अक्षीय स्थिति पर मैं यहां पे टॉपिक का नाम ऐसे डाल देता हूं ताकि आप बुक से जब पढ़े तो आपको टॉपिक्स कंटिन्यू मिलते रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके डायग्राम की, क्योंकि डायग्राम समझ आ गया तो डेरिवेशन बहुत आसान है। तो बात करते हैं, मान लो मेरे पास यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। मैं यहां लिख देता हूं इसको, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, लेकिन यहां पे ले लेता हूं मैं ओरिजिन, मध्य बिंदु O, और ओरिजिन से दूरी, मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगी a, और यहां से यहां तक भी हो जाएगी a। कई बुक्स में l लिख रखा है, 2l डिस्टेंस लिए तो भी सही है, आप पूरी a ले लो तो भी सही है, लेकिन क्या होता है a का हाफ करते तो a/2 होता है ना, हाफ ए। और जब आप सॉल्व करोगे तो ये हाफ ए से कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लिकेशन बढ़े। आसान बनाना है हमें फिजिक्स को, टफ थोड़ी बनाना है। टफ तो पहले से लगती है, इतना सुन चुके हैं हम लोगों से कि बिना पढ़े टफ लगने लग गई। अबे पढ़ो तो सही, पढ़ो फिर समझ में आएगा, ये तो बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, हम तो यूं ही डर रहे थे इससे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे। यहां पे कोई पॉइंट है P, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे P या जो भी पॉइंट है मैं नाम दे देता हूं Z। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, तो इस माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, r तो ये a,
तो ये हो गया R प्लस ए। और अब बात करता हूं मैं यहां से माइनस क्यू डिस्टेंस है, ये रहा माइनस क्यू से यहां तक कितनी होगी, तो देखो यहां से यहां तक है R, लेकिन यहां से यहां तक है A, तो ये कितनी बच गई R माइनस ए। समझ गए? यहां से यहां तक है R, तो पूरी हो जाएगी A और R प्लस ए। जबकि मुझे इतनी सी चाहिए, तो देखो पूरी है R, इतनी है A, तो ये बच गई R माइनस ए। डिस्टेंस मैंने यहां पे निकाल दी, डायग्राम का काम पूरा हो गया। अब बात करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब दो चार्जेस है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण। लेकिन मैंने कल बताया था आपको कि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेंगे या घटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन लेना है। और डायरेक्शन की बात की जाए तो पहले लेता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज के लिए, और ध्यान से देखना इधर, प्लस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की ओर। कल मैंने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा है। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाता है। तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बाहर की ओर, आउटवर्ड। अब बाहर कहां कहां हो सकता है, देखो या तो बाहर इस साइड या बाहर इस साइड, दोनों साइड बाहर हो सकते हैं। इस पॉइंट से आउटवर्ड इधर लेता हुआ या फिर इधर लेता हुआ। लेकिन मैंने कल क्या कहा था, हमारा डायरेक्शन वो लिया जाएगा जिधर हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, और ये पॉइंट हमारा इस साइड है। तो प्लस की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन ही नहीं इधर, तो ये इधर की ओर, बाहर की ओर निशान लगा दिया है मैंने एरो का। E1 की वैल्यू आ गई। बात करते हैं माइनस क्यू की वजह से। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं 1, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं 2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर की ओर। अब अंदर किधर, या तो इधर से अंदर आता हुआ या फिर इधर से अंदर आता हुआ, ये डायरेक्शन होगा। लेकिन डायरेक्शन वो लेना है जिधर हमारा पॉइंट है, और हमारा पॉइंट है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, अंदर की ओर आता हुआ, माइनस क्यू के साइड आता हुआ। तो मैं चाहे इधर लगाओ चाहे कहीं लगाओ, तो मैं एरो लगा देता हूं इधर। ये E1 और E2 हो गया। अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि दोनों डायरेक्शन E1 और E2 के एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2। लेकिन फिर बड़ा कंफ्यूजन है कि ये E2 माइनस E1 क्यों नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चार्ज के पास जितना जाओगे, क्या वो फोर्स ज्यादा लगाएगा या कम लगाएगा? हम चार्ज के जितना पास जाते हैं वो फोर्स उतना ही ज्यादा लगाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। चार्ज के पास में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है और दूर जाते तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, सीधी सी बात है। कल भी बात की थी हमने कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, वहां वैल्यू ज्यादा होती है, और जहां चार्ज होता है वहीं पर ही वैल्यू ज्यादा होती है। चार्ज से जितना दूर जाओगे, आवेश से जितना दूर भागोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहां पर कम होता जाएगा। तो पास में चार्ज कौन है? ये पास है 1 नंबर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये 2 नंबर है, दूर है, तो अपना जो फोर्स है वो भी कम लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो जो सेकंड वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम होगा, तो E1 में से मैंने E2 माइनस कर दिया है। यदि ये वाला पॉइंट इधर होता तो ये पास होता, ये पास होता, तो E2 की वैल्यू ज्यादा होती, E1 की वैल्यू कम होती। समझ गए मेरी बात? आइए डेरिवेशन आगे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज 1 की वजह से मैंने फॉर्मूला लिख दिया है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, माइनस E2 चार्ज Q2 की वजह से, तो Q2 की वैल्यू में लिख देता हूं Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए। अब बात करते हैं E की। Q1 कौन है हमारा चार्ज? प्लस Q है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन कभी नहीं लेना है। प्लस का Q है तो भी प्लस लेना है, माइनस का Q है तो भी माइनस लेना है, क्योंकि प्लस माइनस के चक्कर में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से सॉल्व करना है, ना कि ये समझकर कि प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में लेना है और माइनस वाले का चार्ज, माइनस वाला जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में लेना है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और हर जगह काम भी नहीं करती है ट्रिक। समझ गए? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल गलत करते हैं। इसलिए सीधा सा फंडा है, याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लिए जाएं, उसके बाद पता लगाया जाए कि ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, जुड़ेंगे या घटेंगे। सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन तो
सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। लेकिन कभी भी चार्ज का प्लस माइनस नहीं लेना है। प्लस का चार्ज है तो भी प्लस और माइनस का चार्ज है तो भी माइनस, सॉरी प्लस का चार्ज है तो भी प्लस, माइनस का चार्ज है तो भी प्लस। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन ओनली उसकी पोलरिटी को बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज, इस चार्ज से 1 वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, देखो इतनी एरी r माइनस ए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं r माइनस ए स्क्वायर माइनस Q2 चार्ज, और Q2 चार्ज देखो यहां पर ये 2 नंबर पर माइनस का Q है, माइनस नहीं लेना है तो हमारे पास बच गया ओनली Q, और मैं लिख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं डिस्टेंस की, तो यहां से डिस्टेंस देखिए, इस 2 चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही पूरी डिस्टेंस है, मतलब r प्लस ए, और मैं यहां पे लिख देता हूं r प्लस ए, और यहां पे लगा देता हूं मैं स्क्वायर। r1 और r2 की वैल्यू भी लिख दी है, कॉमन जो है वो ले लीजिए, क्यों इसमें कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अब बचा क्या, r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए होल स्क्वायर, ये बच गया है। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आप लोगे r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एलसीएम। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया है, आप इसको यहां पे लिखोगे r प्लस ए होल स्क्वायर, ये लीजिए। इससे ये कैंसिल हो गया है, ये बच गया है, इसको आप आगे लोगे तो आपके पास बच जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर। ये आगे सॉल्व और करते हैं, देखिए क्या निकलता है बाहर, देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखिए तो देखिए जरा क्या मिलने वाला है आगे में, देखो देखिए जरा, है ना, क्या बात है। ऐसे तो मैं सिंगर बन जाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, सबको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यदि a माइनस बी आता, प्लस की जगह माइनस, तो ये 2ab किसका होता, माइनस का होता है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये सॉल्व किया, माइनस, फिर ब्रैकेट लगाता हूं, r माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूं, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ये लो, ठीक है, हो गया कंप्लीट काम। नीचे देखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, जब a माइनस बी ए प्लस बी है तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए ये रहा और बी ये रहा, हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहां दोनों ब्रैकेट्स पे भी स्क्वायर है, तो इस पूरे पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। दोनों ब्रैकेट्स पे स्क्वायर है तो मैं यहां पे भी क्या लगा देता हूं, स्क्वायर। बहुत आसान सी स्टेप है, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो भी यही निकलेगा। इसलिए सीधा देख लो कि इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन दोनों पे ब्रैकेट पे स्क्वायर है, तो यहां पे भी क्या लगा दो, स्क्वायर। क्यूब होता तो क्यूब लगा देता। आगे बात करते हैं, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो देखो जैसे मैंने यहां से ब्रैकेट हटाया, माइनस से ये साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया माइनस का। मैं यही बता देता हूं, बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है, ठीक है। माइनस का साइन हो गया प्लस का, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra कितना हुआ 4ra, प्लस का 2ra प्लस का 2ra, वैल्यू कितनी हो गई 4ra, और 4ra को मैं ऐसे लिख देता हूं 2r इंटू 2a। अब आप सोचेंगे सर ने ऐसे क्यों लिखा 4ra को, 4ra को ऐसा क्यों लिखा, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने लिख दिया 2r इंटू 2a, 4ra हो गया, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि जो P होता है डाइपोल मोमेंट, वो हमेशा होता है 2qa, और 2qa है तो ये रहा 2a और ये रहा q, दोनों मिल गए। यहां पे q और 2a दोनों मिल गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं P, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम E की वैल्यू लेके चल रहे हैं तो E इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख देता हूं मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। आगे देखिए, थोड़ा आगे बात करते हैं। इफ यदि R इज ग्रेटर देन A, R की वैल्यू A से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो A को नेग्लेक्ट मान लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं
नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और जैसे ही ए को नेग्लिजिबल मानेंगे मतलब अल्प, मतलब खत्म करना है, भूल जाना है, तो ए को भूल जाओ, भूल गए तो ओनली क्या बच गया आर। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास ओनली बच जाएगा पी अपॉन, सॉरी गलत तो कर दिया होगा, देखो ध्यान से, क्यू इंटू टू ए, पी नहीं होता है, साथ में और चीज है, टू आर भी साथ में है, मैं तो इसको भूल ही गया था, टू आर, तो टू पी आर हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू पी इंटू आर, और देखो ओनली एक को नेग्लिजिबल करना है, हटा देना है, तो ओनली बच गया आपके पास आर स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मतलब है ही नहीं है ना, बहुत छोटा चीज और बहुत छोटी चीज होती है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसको हटा दो तो ओनली बचा आर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर, तो आर टू दी पावर 4, और ये इससे कैंसिल हो गया है। जब ये इससे कैंसिल हुआ है तो वैल्यू क्या निकलने वाली, तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, डायग्राम और ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और अब हमारा फॉर्मूला रहने वाला है E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r पावर 4 है, एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बच गया r टू दी पावर q। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पर, अक्षीय स्थिति पर हमेशा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब दिक्कत यह है, जो मैं थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया था तो निकल गया था, मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूं कि ये अक्षीय स्थिति क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता है। तो देखो ये माइनस क्यू और ये जो प्लस क्यू है, इसको जो मिलाने वाली लाइन है यही कहलाती है एक्सिस। अब इसको आप आगे बढ़ा दो, यहां पे बढ़ा सकते हो और इधर भी इसको बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है। ये पूरी लाइन जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है ये कहलाती है एक्सिस। अब इस डायरेक्शन में भी ले जाओ और इस डायरेक्शन में भी ले जाओ, तो कभी भी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ा दे, उस लाइन पे यदि पॉइंट आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम एक्सिस पर, अक्षीय स्थिति में। अब यदि अक्षीय स्थिति में है, इस लाइन पे आ रहा है, तो यदि इक्वेटोरियल प्लेन हो, निरक्षीय स्थिति हो, तो क्या हो, तो उसके बारे में भी मैं यही क्लियर कर देता हूं आपका डाउट, ठीक है। तो आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल प्लेन पर, इक्वेटोरियल पर इक्वेटोरियल प्लेन, थोड़ा बोर्ड पे आपको धब्बे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये इंक की वजह से लग गए थोड़े, ना नहीं कैसे लगे, शायद इंक कहीं ज्यादा गिर गई थी इस वजह से, ठीक है, चलता है, अब पढ़ना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेन निरक्षीय स्थिति में मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है ना, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल प्लेन पे। और इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है सबसे पहले वो बता दूं मैं आपको। इक्वेटोरियल प्लेन होता है कि जब दो चार्ज आपस में प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, तो मैं इस मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस लेता हूं a, आपस में डाइपोल बना रहे हो, तो इन दोनों चार्जेस के जो मिडिल पॉइंट है, डिस्टेंस का मिडिल पॉइंट, इस मिडिल पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेन, निरक्षीय स्थिति। मतलब ये जो पॉइंट है O, इससे हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत लाइन गुजरनी चाहिए, और लंबवत लाइन ये रही, मैं बना देता हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन पूरी हो सकती है, लंबवत लाइन ऐसे हो सकती है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पे पॉइंट होना चाहिए, तब कहलाएगा वो इक्वेटोरियल प्लेन में या निरक्षीय स्थिति में। तो मान लीजिए इस लाइन से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को यहां मान लेता हूं, ये लो पॉइंट, ये लीजिए पॉइंट, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सीधा फंडा है हमारा, सबसे पहले डायरेक्शन पता करो, सेम डायरेक्शन है तो उन्हें ऐड करो, अदरवाइज उन्हें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो पहले प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन देखता हूं, तो प्लस क्यू पॉइंट यहां पर है, चार्ज यहां पर है, और प्लस की वजह से डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की ओर,
आउटवर्ड, तो आउटवर्ड यानी इधर बाहर, पॉइंट के साइड बाहर जाना है हमें, और पॉइंट के साइड बाहर गया तो ये लीजिए ये E1 आ गया, ठीक है। माइनस की वजह से, और माइनस की वजह से होता है अंदर की ओर, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर, तो इस पॉइंट से अंदर की ओर कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा, और ये बन गया हमारा अंदर की ओर वाला डायरेक्शन E2, ये अंदर ये बाहर, दोनों बन गए। अब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अब यहां तो दो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटकों में बांटना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन ले लेता हूं इधर, ये एक एक्सिस ले लिया है जिसके साथ इसने भी बना दिया एंगल थीटा, इसने भी बना दिया एंगल थीटा, यहां पे भी मैं बता देता हूं एंगल थीटा, यहां पे भी मैं बना देता हूं एंगल थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ठीक है। आगे देखो, E2 इसके साथ बना रहा है थीटा एंगल, तो जब घटकों में बांटेंगे, जब किसी भी सदिश को, किसी भी क्वांटिटी को, उसके किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, घटकों में बांटते हैं, तो जिस एक्सिस के साथ, जिस लाइन के साथ वो थीटा बनाता है, उधर कोस थीटा के साथ लिखा जाता है। तो E2 इसके साथ थीटा बना रहा है, तो देखो डायरेक्शन किधर है, अभी इसका ऐसे है, जब मैं इसको इधर रखूंगा तो ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और अब ये बन जाएगा E2 कोस थीटा, थीटा वाला कोस थीटा। कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो 11th के बैचेस में चालू कर रहा था, उस समय आपको देखना चाहिए था, आपने मिस कर दिया बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, मैं हमेशा बताता हूं आपको, 11th में सब मजे मारते थे, मैंने भी बहुत मजे मारे, ठीक है, लेकिन फोकस तो करो अब 12th में, तभी तो आप पढ़ पाओगे और मार्किंग ला पाओगे, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट बच गया है, जब किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जाते हैं, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, तो जिधर थीटा बनता है उधर कोस थीटा साथ लिख देते हैं, और जिधर थीटा नहीं बनता है उधर क्या लिखते हैं, साइन थीटा। और जब इसको इधर लिखूंगा तो साइन थीटा, देखो किस तरह लिखा जाएगा, इधर डायरेक्शन है अभी, तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन बनेगा, देखो अभी ऐसे है, जब मैं इसको इधर रखूं तो इस तरह का डायरेक्शन बनेगा, और ये डायरेक्शन हो जाएगा E2 साइन थीटा, ये लीजिए, ठीक है। बात करते हैं E1 की, E1 ने इस एक्सिस के साथ थीटा बना रखा है, तो डायरेक्शन देखो, अभी डायरेक्शन ऐसा है, जब इधर लाऊंगा तो कुछ ऐसा डायरेक्शन बनेगा, और ये बन जाएगा E1 कोस थीटा, ये लीजिए, ठीक है। अब एक तो इसका ये कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया ये, जब ये ऐसे है, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन बनाएगा, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाएगा तो मैं लिख देता हूं इधर लगा के डायरेक्शन E1 साइन थीटा, ये लीजिए, मैं ऐसे बता देता हूं कि ये डायरेक्शन इधर है। अब दो डायरेक्शन हो गए, एक इस लाइन पर और एक इस परपेंडिकुलर लाइन पर। हमें तो चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र। और जब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसका डायरेक्शन भी पता करना है। तो आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं 4x एक्सिस। 4x एक्सिस, x एक्सिस में देखिए E2 cos थीटा भी इधर है और E1 cos थीटा भी इधर है। देखो दोनों के डायरेक्शन सेम है तो ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो Ex की वैल्यू बनेगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब थोड़ा सा मेरा ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं आपको। आर ए, यहां से यहां तक आर है परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक ए है। देखो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, ये है हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम याद करो, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर रूट। याद आ गई होगी आपको पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी तरीके से ये आर है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप करके डायग्राम साथ के साथ बनाते चलना, वरना इधर खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी बन गई तो उसमें से फिर आप एक एक वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं E1 और E2 की। E का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है तो ध्यान दे लीजिए, 4πε0 r स्क्वायर। हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आपका छूट गया है तो छोड़ना नहीं है, पहले प्रीवियस क्लास ज्वाइन करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आइए, स्टेप टू स्टेप चढ़िए, उसके बाद देखिए कोई आपको फिजिक्स में हरा नहीं सकेगा। ठीक है, आगे देखो। तो E किस किस पे डिपेंड करता है? Q पर और R पर। भाई 4πε0 जो है वो तो कांस्टेंट है, Q और R जब बदलेगा तो E भी बदलेगा।
तो Q और R सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहां देखो बात करता हूं, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, वैल्यू तो सेम है। डिस्टेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम होगा तो मैं एक काम करता हूं, E1 की जगह भी E1 लिख देता हूं, E2 की जगह भी E1 ही लिख देता हूं, क्योंकि E1 बराबर है E2 के, और EX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2E1 cos थीटा। ये लीजिए EX की वैल्यू आ गई है। बात करते हैं EY की, Y डायरेक्शन के लिए, 4Y एक्सिस। और जब Y एक्सिस की बात करेंगे तो इधर देखना ध्यान से, एक डायरेक्शन ऊपर है, एक डायरेक्शन नीचे है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है यानी माइनस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं E1 sin थीटा माइनस E2 cos थीटा। और हमने अभी डिस्कस किया कि E1 और E2 दोनों सेम है, जब ये और ये सेम है और यहां पर सॉरी आएगा sin थीटा, और दोनों sin थीटा भी सेम है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 0। तो ये हो गया कैंसिल, E1 sin थीटा से E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में बचा, Y में है नहीं, तो कौन से में बचा, ओनली X में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा X एक्सिस के अलोंग। तो मैं लिख देता हूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन X एक्सिस, X एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। भाई ये X एक्सिस तो है, देखो इधर X एक्सिस, Y एक्सिस में तो वैल्यू 0 है, तो बच गया क्या, X एक्सिस। और X एक्सिस में हमारे पास वैल्यू क्या आई है, E इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा, ये वैल्यू आई है। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू मैंने यहां से ली है, ठीक है। एक तो 0 हो गई, एक 2E1 cos थीटा बची है। 2E1 चार्ज Q1 की वजह से, तो Q1 ये है, Q2 ये है, बात तो वही है, साइन तो हमें लेना नहीं है, Q ही तो है। तो चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4πε0 r², ठीक है। बात करते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, सॉरी ध्यान से देखना, आप याद कर लेना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। यहां पे लिख देता हूं मैं आधार बटा कर्ण, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख रहा हूं इसलिए। और बेस हमारा क्या है, ए, यहां से यहां तक देखो इस ट्रायंगल में बेस हमारा है ए, और हाइपोटेनस कर्ण क्या है हमारा, √r² प्लस a²। तो ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोस थीटा की जगह ए और यहां पे लिख देता हूं r² प्लस a² के ऊपर रूट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये E1 क्या थी, यहाँ पे डिस्टेंस थी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R1। आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज R और R1 के बीच में लेके। तो E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Q1 अपॉन 4πε0 R1, Q1 से डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया R1। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां देखो ध्यान से, दिमाग लगाने वाली बात है, 2QA हाथों हाथ आ गया यार, ये तो बेस्ट हो गया हमारे लिए, क्योंकि P इक्वल होता है 2QA डाइपोल मोमेंट, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। तो मैं यहां पे लिख देता हूं P अपॉन 4πε0, बात करते हैं R1 यानी Q1 से डिस्टेंस, और Q1 कहां पर है, ये रहा, और डिस्टेंस कहां तक की है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये रही, √r² प्लस a², ये लीजिए। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात, R1 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहां पर आएगा स्क्वायर इनटू 2QA तो बन गया है P, लेकिन अभी ये भी तो बचा हुआ है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं r² प्लस a² के ऊपर रूट, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। वीडियो पॉज कीजिए, डायग्राम बनाइए और इसको नोट कर लीजिए, बेस्ट है, इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, और इससे अच्छा समझ में भी नहीं आने वाला कहीं पर। तो ध्यान से, फोकस से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे भी लिखना है। आगे आइए बात करते हैं हमारे बचे हुए टॉपिक पे। तो E इक्वल्स टू, इधर तो बच जाएगा P अपॉन 4πε0 को मैं लिख देता हूं 4πε0,
रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखिए रूट के साथ है तो एक काम करता हूं, मैं इस रूट को पावर में लिख देता हूं, घात में लिख देता हूं। रूट की घात होती है 1/2। ठीक है, अब देखो P इक्वल टू P अपॉन 4πε0। इसमें इधर देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तो इधर कुछ पावर नहीं है तो मैं लिख देता हूं 1 और अब पावर हो गई है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी पावर 3/2। अब सीधा सा फंडा, इफ आर इज मोर ग्रेटर देन ए, आर बहुत ज्यादा बड़ा हो ए से, तो ए को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, मतलब ए है ही नहीं। और जब ए को आप भूल जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 4πε0, ओनली आर बचा है, आर के ऊपर ये पावर लगेगी तो हमारे पास है आर स्क्वायर, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3/2। पावर पर पावर मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, तो स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई का फॉर्मूला आ जाएगा P अपॉन 4πε0 आर टू दी पावर क्यूब, तो मैं यहां लिख देता हूं आर क्यूब। ये बन गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे फॉर्मूला होने वाला है P अपॉन 4πε0 आर क्यूब। यदि आप इसे वेक्टर में लिखते हैं जैसे कई बुक्स में है, तो मैं यहां पे लगा देता हूं वेक्टर, तो इधर भी वेक्टर लगाना जरूरी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, क्योंकि दोनों इधर ही ऐड हो रहे हैं। और P डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, मतलब इस डायरेक्शन में इधर। तो कई बार कई बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, इधर P और इधर E। तो P और E अपोजिट है तो P के ऊपर वेक्टर लगाओ और यहां पे लिख दो माइनस। तो बस ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया है। यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, एक नॉर्मल फॉर्मूला बनता है रेशियो में, E एक्सिस अपॉन E इक्वेटोरियल। ई एक्सिस और ई इक्वेटोरियल, ई एक्सिस और निरक्स, ठीक है, अक्ष और निरक्स मैं लिख देता हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ताकि उन्हें पता रहे, ई निरक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका जो रेशियो है वो भी एग्जाम में आता है और आपके लिए आसान भी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए तो मैं रेशियो बता देता हूं आपको। ई एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब, जबकि ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है p अपॉन 4πε0 आर क्यूब। p 4πε0 आर क्यूब से p 4πε0 आर क्यूब कैंसिल हो गया है और ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशियो आता है 2/1, 2:1। मतलब जितनी वैल्यू आपकी इक्वेटोरियल प्लेन पर होगी, एक्सिस प्लेन पर होगी, सॉरी, कितनी वैल्यू, जो भी वैल्यू आपकी एक्सिस प्लेन की होगी उसका हाफ, उसका आधा इक्वेटोरियल पे होगा। या ऐसे कह दीजिए जितनी वैल्यू इक्वेटोरियल पे होगी, इस खड़ी वाली लाइन पे होगी, उसका डबल एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो रेशियो आएगा 2/1। तो यदि स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है, कौन सा डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, इससे ज्यादा डेरिवेशन नहीं आता है। बात करेंगे सुपर क्वेश्चन की तो ये नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज थोड़ा सा मेरे को भी पर्सनली काम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने आज की क्लास एंजॉय की है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, समझ आई है, मजा आया है, एंजॉय किया है आपने फिजिक्स को, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके साथ पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से पूरी वीडियोस आप लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं यदि आपने कोई कुछ मिस कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।